Dear students, good morning all of you. पिछली क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप, उसमें हमने पिछली क्लास में लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। These political trends were sign of a new time। ये पॉलिटिकल ट्रेंड्स एक नए युग के द्योतक थे, साइन थे। इट वाज ए टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेज। ये जो समय था, ये समय सामाजिक और आर्थिक बदलावों का था, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेज का टाइम था। इट वाज ए टाइम, ये समय था व्हेन न्यू सिटीज केम अप, जब न्यू सिटीज जो थी वो केम अप, नए नए शहरों का उदय हो रहा था। एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप्ड, और इसके अलावा नए नए इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप हो रहे थे। रेलवेज एक्सपेंडेड, रेलवेज का विस्तार हो रहा था। एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस एकल्ड, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस संपन्न हो चुकी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। औद्योगिकरण ने मैन को, वुमेन्स को, चिल्ड्रंस को कारखानों के समीप ला दिया। यानी मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सभी फैक्ट्रीज की ओर उन्मुख हुए। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग, काम के घंटे बहुत लंबे होते थे। एंड वेजेज वर पुअर, और जो वेजेज होती थी वो बहुत पुअर होती थी, बहुत कम होती थी। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन, और ये कॉमन बात थी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक आम बात थी। पार्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, और ये बेरोजगारी तब बढ़ जाती थी जब औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाती थी। जब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड लो हो जाती थी तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ज़्यादा हो जाती थी। इसके अलावा हाउसिंग एंड सैनिटेशंस वर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली, और इसके अलावा आवास की समस्या, साफ सफाई का जो काम था वो भी मुश्किल होता जा रहा था। ये भी प्रॉब्लम्स थी, हाउसिंग एंड सैनिटेशंस की प्रॉब्लम्स थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च्ड फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। न्यू वर्ड आया है सेफ्रोगेट मूवमेंट्स। सेफ्रोगेट मूवमेंट्स किसे कहते हैं? मताधिकार आंदोलन। मत के लिए जो आंदोलन चलाया गया था लोगों के लिए, उसको सेफ्रोगेट मूवमेंट्स कहा जाता है। ए मूवमेंट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट। वोट डालने का अधिकार महिलाओं के लिए जो चलाया गया था उसको सेफ्रोगेट मूवमेंट्स कहा जाता है। Almost all industries were the property of individuals। लगभग सभी इंडस्ट्री व्यक्तिगत स्वामित्व में थे।
सभी उद्योगों के मालिक निजी थे। लिबरल्स एंड रेडिकल्स themselves were often property owners and employers। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग एम्प्लॉयर्स थे, नौकरी करते थे। Having made their wealth through trade or industrial ventures, उन्होंने एक तो ट्रेड के द्वारा और एक औद्योगिक व्यवसायों के द्वारा, इंडस्ट्रियल वेंचर्स के द्वारा धन दौलत इकट्ठी की थी। They felt, वो चाहते थे, महसूस करते थे that such efforts should be encouraged। वो ये चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए। that its benefits would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated। तो वो ये चाहते थे कि इस तरह के जो प्रयास है उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इसके अलावा उनको ये लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो, अगर वर्कर्स जो है वो हेल्दी है, नागरिक अगर पढ़े लिखे हैं तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है, ये वो सोचते थे। Opposed to the privilege the old aristocracy had by birth। इसके अलावा ये लोग जन्म के आधार पर मिलने वाले प्रिविलेज के विरुद्ध थे, अगेंस्ट थे। यानी बर्थ के आधार पर जो एरिस्टोक्रेसी को जो प्रिविलेज मिले हुए थे उनके अपोज में थे। They firmly believed in the value of individual effort। और इसके अलावा उनका जो फर्मली बिलीव था, जो गहरा विश्वास था, वो किस में था? इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइजेज। उनका गहरा विश्वास था एक तो व्यक्तिगत प्रयास में, श्रम में और उद्यमशीलता में। उनका फर्मली बिलीव था वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स, लेबर एंड एंटरप्राइजेज में उनका फर्मली बिलीव था। If freedom of individuals was ensured, उनका ये मत था कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वाज ensured, अगर प्रत्येक को फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल दी जाए, इफ द पुअर कुड लेबर, गरीबों को रोजगार मिले, and those with the capital could operate without restraint। और इसके अलावा जिनके पास में पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक के काम करने का मौका दिया जाए। They believed that societies would develop। तो उनका ये बिलीव था कि सोसाइटी जो है वो डेवलप हो सकती है, समाज तरक्की कर सकता है। Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century। इसी कारण 19th सेंचुरी में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे मैन एंड वुमेन, लिबरल्स, रेडिकल्स ग्रुप्स और पार्टियों के पास में आने लगे। सम नेशनलिस्ट, कुछ जो नेशनलिस्ट थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, wanted revolutions to put an end to the kind of governments established in Europe in 1815। यूरोप में 1815 में जिस तरह की गवर्नमेंट बनी उससे मुक्ति पाने के लिए कुछ नेशनलिस्ट, लिबरल्स, रेडिकल्स आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। ये आंदोलन के रूप में जो है क्रांति चाहते थे। एंड
इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया। इसके अलावा फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस में दे बिकेम रिवोल्यूशनरीज, ये लोग क्रांतिकारी हो गए। एंड वर्कड टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मार्चेस, और राजाओं के राजाओं को हटाने का प्रयास करने लगे, मोनार्क को ओवरथ्रो करने लगे। नेशनलिस्ट टॉक ऑफ रिवॉल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशंस। इसके अलावा राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के माध्यम से ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे where all citizens would have equal rights, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। आफ्टर 1815 के बाद में गुसेप मैज़िनी इन एन इटालियन नेशनलिस्ट, 1815 के बाद में इटली के राष्ट्रवादी जुसेप मैज़िनी कंस्पायर्ड with others to achieve this in Italy। मैजिनी ने यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने सपोर्टरों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश की थी। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग्स, और इसके अलावा भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उनकी रचनाओं को पढ़ते थे। नेक्स्ट है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यूरोप में समाजवाद का आना। यूरोप में सोशलिज्म किस प्रकार आया? परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वाज सोशलिज्म। समाज के पुनर्गठन की सबसे जो फार रीचिंग विजन प्रदान करने वाली जो विचारधारा थी वो सोशलिज्म ही थी। सोशलिज्म जो थी वो समाज के पुनर्गठन की सबसे जो दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली जो विचारधारा थी, द मोस्ट फार रीचिंग विजन्स थी, वो थी सोशलिज्म। बाय द मिड 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के मध्य तक in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attract widespread attention। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में सोशलिज्म एक जाना पहचाना आइडिया था, विचार था, उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। अट्रैक्टेड widespread attention। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। एंड सा इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम, और वो इसको रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स मानते थे, सभी सामाजिक बुराइयों की रूट मानते थे। वाई, ऐसा क्यों है? इंडिविजुअल्स ऑन्ड द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, but the property were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive। तो ऐसा क्यों मानते थे वो? प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में क्यों थे? तो उनका ये कहना था कि इंडिविजुअल्स ऑन द प्रॉपर्टी, संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही जो है वो सारी समस्याओं की जड़ है। ये हमने ऊपर देखा था। तो इंडिविजुअल्स ऑन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, तो वे ऐसा इसलिए मानते थे, उनका ये अर्ज था कि बहुत सारे लोगों के पास प्रॉपर्टी है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? with only personal gain and not with their welfare of those who made the property productive। लेकिन समस्या ये है कि संपत्ति प्राप्त व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से मतलब रहता है और उनके बारे में नहीं सोचता है जो उसकी संपत्ति के प्रोडक्टिव है।
प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव के बारे में वो नहीं सोचता है, वो केवल अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचता है। सो if society as a whole rather than single individuals controlled property, more attention would be paid to collective social interest। तो इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरी सोसाइटीज का कंट्रोल हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह से अटेंशन किया जा सकता है। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। तो इसके लिए जो समाजवादी थे इस तरह का वो चेंजेस चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर कैंपेन किए, अभियान चलाए। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। तो सोशलिस्ट जो थे फ्यूचर के बारे में डिफरेंट विजन थी उनकी। सम बिलीव्ड, कुछ जो समाजवादी थे वो इसके बारे में क्या सोचते थे। सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो बहुत सारों का ये विचार था कि कोऑपरेटिव्स यानी समूह में काम करना, आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स में बिलीव करते थे। रॉबर्ट ऑन हुए थे 1771 टू 1858। इनका क्या विचार था? ए लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर। ये कौन थे? ये इंग्लैंड के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मैन्युफैक्चरर थे। sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA। इन्होंने इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का इन्होंने प्रयास किया था। Other socialists felt that cooperatives could not be built on a wide scale only through individual initiative। और कुछ समाजवादी ये मानते थे कि केवल व्यक्तिगत प्रयास से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते हैं, कोऑपरेटिव्स नहीं बनाए जा सकते हैं। They demanded that governments encourage cooperatives। वे चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करे। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस, फ्रांस में उदाहरण के तौर पर लुइस ब्लांक 1813 to 1882 wanted the government to encourage cooperatives। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक क्या चाहते थे? वो चाहते थे गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट जो है वो इनकरेज करे कोऑपरेटिव्स को एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज। सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। ये लुइस ब्लांक चाहते थे। लुइस ब्लांक क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि इनकरेज कोऑपरेटिव्स, रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज। कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेज की जगह वो एनकरेज करना चाहते थे कोऑपरेटिव्स को। कौन? लुइस ब्लांक। These cooperatives were to be association of people who produced goods together and divided their profits according to the work done by members। इसके अलावा कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह होते थे जो मिलकर चीजें बनाते थे। क्या करते थे? प्रोड्यूस गुड्स करते थे एसोसिएशन के द्वारा और टुगेदर मिलकर काम करते थे, मिलकर गुड्स का प्रोडक्शन करते थे एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स। और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य के द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। कार्ल मैक्स एक और हुए थे, कार्ल मार्क्स 1818 to 1883 एंड फ्रेडरिक एंगल्स 1820 to 1895। इनको भी देखते हैं इन्होंने क्या तर्क पेश किए। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने इस दिशा में जो है कई प्रकार के आइडियाज दिए। एडेड अदर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इस दिशा में इन्होंने नए तर्क पेश किए। मार्क्स अर्ज्ड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट।
तो मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये मार्क्स मानते थे। कैपिटलिस्ट ऑन्ड द कैपिटल इन्वेस्ट इन फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है। एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स, और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है, ये वो मानते थे। द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव, the conditions of uh, the conditions of workers could not improve as long as this profit was accumulated by private capitalists. तो द कंडीशन ऑफ वर्कर्स, उनका ये कहना था कि जब तक निजी संपत्ति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, जो निजी पूंजीपति है वो मुनाफे का अगर इसी प्रकार संचय करते जाएंगे तो मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इम्प्रूव, अगर प्रॉफिट को वो इसी प्रकार से वो प्राइवेट कैपिटलिस्ट कमाते जाएंगे तो जो कंडीशंस ऑफ वर्कर्स है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म, अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को क्या करना पड़ेगा, मजदूरों को जो है पूंजीवाद को फेंकना पड़ेगा, ओवरथ्रो करना पड़ेगा। एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और निजी संपत्ति पर आधारित जो शासन है उसको रिमूव करना पड़ेगा। मार्क्स बिलीव्ड, मार्क्स का ये सोचना था दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन, वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। और इसके अलावा मार्क्स बिलीव करते थे, मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त करने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत अलग प्रकार का समाज बनाना होगा। ये मार्क्स का बिलीव था। फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी, उनको एक सोशलिस्ट सोसाइटीज का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड, जहां पर सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व होगा पूंजी के ऊपर। दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी, और इसे साम्यवादी समाज का नाम दिया गया। ये जो सोसाइटी का जो वर्कर्स निर्माण करेंगे, इस प्रकार की सोसाइटी कम्युनिस्ट सोसाइटी कहलाएगी। ही वाज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रायम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट, मार्क्स को विश्वास था कि कैपिटलिस्ट के साथ होने वाले संघर्ष में जीत जो होती है वो हमेशा मजदूरों की होगी। ए कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, समाजवाद के लिए सपोर्ट, समर्थन, समर्थन पढ़ते हैं हम, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, सोशलिज्म के लिए सपोर्ट। बाय द 1870s, 1870 का दशक आते आते सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड, बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप। 1870 का दशक जब आया तो सोशलिस्ट आइडियाज जो थे वो पूरे यूरोप में स्प्रेड होने लगे। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी, नेमली द सेकंड इंटरनेशनल।
1870 का जो दशक था उसमें सोशलिस्ट आइडियाज जो थे वो पूरे यूरोप में फैलने लगे। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, socialists formed an international body, namely the Second International। तो समन्वय लाने के लिए सोशलिस्ट ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। किसने बनाई थी? सोशलिस्ट ने बनाई थी। क्या बनाई थी? इंटरनेशनल बॉडी बनाई थी। उसका नाम क्या था? सेकंड इंटरनेशनल। द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था भी उन्होंने बना ली थी। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी began forming associations to fight for better living and working conditions। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी लिविंग कंडीशंस को, अपनी वर्किंग कंडीशंस को बेटर करने के लिए संगठन बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। They set up funds to help members in times of distress and demanded a reduction of working hours and the right to vote। और इसके अलावा संकट के समय अपने मेंबर्स को हेल्प पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने फंड्स एस्टेब्लिश किए और काम के घंटों में कमी लाना और राइट टू वोट के लिए आवाज उठाना इन्होंने चालू कर दिया। इन जर्मनी में these associations work closely with the Social Democratic Party SPD। और जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिलेशनशिप थे एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स। और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। बाई 1905 socialist and trade unionist formed a labor party in Britain। इसके अलावा 1905 तक ब्रिटेन के सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। In France, however, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe। इसके अलावा फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ही पार्टी बनी, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं पर भी सरकार बनाने में सक्सेस नहीं हो पाए थे। Represented by strong figures in parliamentary politics, their ideas did shape legislation, but governments continued to be run by conservatives, liberals and radicals। इसके अलावा संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जो है वो स्ट्रांग होते गए। इसके अलावा उन्होंने कानून बनाने में भी भूमिका निभाई, मगर गवर्नमेंट्स में जो कंजर्वेटिव्स थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, उनका ही जो है वो दबदबा रहा। उनके द्वारा ही जो है ये गवर्नमेंट्स कंटिन्यूड चलती रही। थैंक यू।